डियर स्टूडेंट, पाठ शुरू करने से पहले पाठ की लेखिका कृष्णा सोबती के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका जन्म 18 फरवरी 1925 को गुजरात में हुआ था, जो कि भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद पाकिस्तान में चला गया। उसके बाद इन्होंने दिल्ली आकर ताउम्र साहित्य सृजन किया और 25 जनवरी 1919 को लंबी बीमारी के कारण दिल्ली में इनका देहांत हो गया। हिंदी साहित्य की सेवा करने के लिए वर्ष 2017 में इन्हें साहित्य का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार ज्ञानपीठ से सम्मानित किया गया। हमारे पाठ में इनका एक संस्मरण जो कि बचपन नाम से संस्कृत है। आइए अब हम उसका अध्ययन करते हैं। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, तुम्हारी बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दोनों कुछ बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ, शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनूं, गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में कई तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। बच्चों, दशकों का अर्थ होता है 10 साल के समूह को दशक कहते हैं। पहले फ्रॉक, फिर निक्करवॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। हल्की नीली पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर, बाजू पर भी गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में तराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टंगी थी। 2 ट्यूनिक भी याद हैं, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, और दूसरा था ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद हैं। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते, धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। अब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सर्वर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शूज आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। ये एक मुश्किल काम था। शनिवार को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते थे, उन्हें देखते ही मितली होने लगती थी। प्यारे बच्चों, मितली का अर्थ होता है उल्टी। तो लेखिका को हर शनिवार को कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था और कैस्टर ऑयल कांच के गिलास में रखा दिया जाता था जिस पर खुराक के निशान पड़े होते थे। तो मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती थी। तो आपको समझ आ गया होगा कि लेखिका को हर शनिवार को कैस्टर ऑयल क्यों पीना पड़ता था, कि उस समय ये माना जाता था कि कैस्टर ऑयल यानी ऑलिव ऑयल पीने से सेहत ठीक रहती है। अब तो मैं बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। दिलचस्पी मीन इंटरेस्ट। याद रहे कि उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो टेलीविज़न नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई, कचौड़ी, समोसा, पेटीज में बदल गए। सहतूत और फालसे और खसखस के शरबत की जगह कोक और पेप्सी ने ले ली। उन दिनों कोक नहीं, लेमनोड, विमटो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स डेविको के रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती थी। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल की ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारे घर से मॉल ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई, गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहाँ से उतराई उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी होती थी।
कन्फेक्शनरी काउंटर का मतलब है एक ऐसी दुकान जहाँ पर बिस्किट, पेटीज, पेस्ट्री, टोस्ट इत्यादि मिलते हों। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी ना खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर पर लेटकर मज़ा ले लेकर खाती थी। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल, सोच कर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट और एक अजब की चीज़, आग पर भुने जाते हैं और फिर छिलके उतार कर झट से मुंह में। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वे अब भी नज़र आती है। पुराने कागज़ों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली में पहुंच जाएं। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बरपाते, पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं, घोड़ी की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता था। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर समझते हैं, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हंसपुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। शाम को रंग बिरंगी गुब्बारे, सामने झाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च में बजती घंटियां तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर तक फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे हैं और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज पर भी रौनक और मॉल की दुकानों पर भी चमक की क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी। इसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियाँ, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन और एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंभा और थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। पिछली सदी में तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज़ भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने के लिए बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ रहा है पंख फैलाकर, यह देखो, और वह गायब। उसकी स्पीड इतनी तेज़ लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है, इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब को दोहरा देती, कुछ देर पहनेगी तो ऐनक उतर जाएगी। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा, बस नंबर ही कम होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेदार हूँ, क्योंकि आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा और कहा, देखो देखो कैसी लग रही है। आँख पर चश्मा लगाया है ताकि सूझे दूर की यह लड़की नहीं, मालूम सूरत बनी लंगूर की। मैं खींची, मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने आप को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, देखती रही। सूरत बनी लंगूर की। नहीं और इसी के साथ ही हमारा पाठ खत्म हो जाता है।